जो इन धरनों से जो शव वापस गए अपने अपने गांव में, कोविड भी था, ठंड भी थी, इन परिस्थितियों में 750 किसान इन धरनों से उनके शव वापस लौटे। ऐसी परिस्थिति में लगातार किसान आंदोलन जब चल रहा था, हम कहते थे ये कृषि कानून जो आए हैं 3, ये किसान के हक के नहीं है, ये कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई, लेकिन सरकार के लोग इसके फायदे गिनवाते थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, अब थोड़ा सा संयम और धैर्य रखा, थोड़ा सा रिपोर्टर्स कलेक्टिव में उससे साबित हो गया है कर रहे हैं कि जो हम कहते थे वो सही है। टॉपिक पे आते हैं। आज एक ये जो कृषि कानून आए, महत्वपूर्ण विषय, ये देश के कुछ चंद धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव उनकी लॉबिंग नामक से वेबसाइट पे एक रिपोर्ट छपी है, 3 कृषि कानूनों की, उनके इशारे से समझिए ये सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किए, बिना किसी भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ से सलाह मशवरा किए सरकार लेके आई। जी ने कहा कि 2022 तक इनकम डबल के लिए हम अपना लक्ष्य रखते हैं। जैसे ही ये हुआ, उसके बाद अप्रैल 2016 में अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में कमेटी सेटअप की गई सरकार के माध्यम से। ये भारत सरकार की कमेटी थी, इसमें कई मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल थे। ऑफिशियल कमेटी थी जो इस संदर्भ में काम करा, जिस कमेटी ने, और अंततः उस कमेटी ने 3000 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी, जिसमें कई अच्छे सुझाव भी इस कमेटी के हैं। लेकिन जब यह कमेटी कार्य कर रही थी, उसी दौरान एक शरद मराठे नामक एक व्यक्ति ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि डबलिंग इनकम के लिए मैं एक मॉडल प्रपोज करना चाहता हूं देश में, और इस मॉडल में 3 कंपनियां बने। एक कंपनी बने फार्म मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें 500 से 1000 एकड़ तक की जमीन हो, और जिसमें जितने भी फार्मर से वो जमीन ली जाए उनको 51% इनका जो है पार्टनर बना दिया जाए, बाकी बड़े उद्योगपति। दूसरी कंपनी बने जो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं, और तीसरी मार्केटिंग कंपनी, उसमें किसान का लेना देना नहीं। वो 3 कंपनियां बने जो बड़े धनाढ्य बनाए। जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए 500 से 1000 एकड़, उसमें 51% जरूर किसान को दिया जाए। ये उन्होंने एक प्रपोजल लेते कहा कि ये डबलिंग इनकम बड़ा मदद करेगी, और नीति आयोग से मैं मांग करना चाहता हूं, नीति आयोग इसको लेकर, प्रपोजल को लेकर एक टास्क फोर्स गठित करे। ज्ञात रहे, मैंने आपको जैसे कहा कि भारत सरकार एक ऑफिशियल कमेटी बना चुकी थी अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में, मगर जब वो कमेटी काम कर रही थी, उसके साथ साथ ये टास्क फोर्स गठित करने की बात शरद मराठे, कौन है शरद मराठे? उनका कृषि क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं। शरद मराठे 1960 से अमेरिका में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से और उनके जो एनआरआई, जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इनका काफी अच्छा परिचय है, और बार बार इनको
ऐसी डेलीगेशंस में या ऐसी सरकार की तरफ मीटिंग्स में शामिल होने का अवसर मिलता है जो आप और हम और आम नागरिक को नहीं मिलता। जैसे कि 2019 में वो प्रिंसेस ऑफ स्पेन, चेयरमैन नाबार्ड के साथ प्रिंसेस ऑफ स्पेन से वो मिले। आयुष, उनका कोई आयुष से भी लेना देना नहीं, लेकिन 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका भी उनको चेयरमैन बना दिया गया था। मगर ये ना तो इनका तो कोई आयुष से लेना देना, ना कृषि क्षेत्र से लेना देना। ये जो हैं, ये जनाब, इन्होंने, इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस के अंदर, यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए करी है, और एक और सॉफ्टवेयर, एक और कंपनी है यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ऐसे व्यक्ति ने एक टास्क फोर्स कहा कि भाई कृषि क्षेत्र में किसान की, और नीति आयोग ने इनके सुझाव पर, नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद ने लिखा कि प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग टास्क फोर्स हैज बीन डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड वी विल अवेट देयर रिस्पांस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ये 2017 दिसंबर में लिखा गया। उसके बाद ये टास्क फोर्स गठित कर दी गई। तो क्या जवाब होगा वो आप समझ सकते हैं। टास्क फोर्स बना दी गई। यही नहीं, इस टास्क फोर्स में इन्होंने कहा, जो ये शरद मराठे, नीति आयोग, आप समझ सकते हैं, नीति आयोग एक यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1960 से वहां से, जिसको देश की कृषि से व्यवस्था से पता नहीं, उनके कहने पर टास्क फोर्स बना रही है। और उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में ये व्यक्ति लिए जाएं जिसमें औद्योगपति घरानों से संबंधित व्यक्ति, कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित व्यक्ति, कोई कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति नहीं। और खुद को भी उन्होंने कहा कि मैं उस टास्क फोर्स में, मैं अहम भूमिका मेरी रहे। उन्होंने एक दो की और उस टास्क फोर्स के अंदर, एक कोई विनय चौटाई वाले जी हैं, जो कि भाजपा के ओवरसीज के कई प्रोग्राम्स आयोजन वगैरह करते हैं, उनका उन्होंने नाम सुझाया। एक संजय मरीवाला जी हैं, तो इन्होंने कईयों के नाम लिए। जो ये संजय मरीवाला जी इनके खुद के बिजनेस पार्टनर हैं, कि ये टास्क फोर्स बनाई जाए जो देश की कृषि व्यवस्था के बारे में निर्धारित करे। वो बन गई टास्क फोर्स। अशोक दलवई जी की जो कमेटी, जो भारत सरकार ने ही बनाई थी, जिसमें सारे इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी थी, वो अपना काम अलग कर रही है। उस, जो कि डबलिंग फार्मर इनकम और इनकम बढ़ाने के लिए उसको टास्क दिया गया था। जब उसने उसने 14 वॉल्यूम के अंदर 3000 पेज की रिपोर्ट दी। जब उसने अपनी 13वीं वॉल्यूम सबमिट करी, यानी कि उस रिपोर्ट की तरफ कोई, उसको अनसुनाद किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तब इस दौरान ये टास्क फोर्स ने अपना काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया। और इस टास्क फोर्स ने किससे कंसल्ट किया? टास्क फोर्स के कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे टास्क फोर्स ने कंसल्टेशन करी? टास्क फोर्स ने, द टास्क फोर्स कंसल्टेड हैंडपिक बिग कॉर्पोरेट्स सच एज अदानी ग्रुप, पतंजलि आयुर्वेदा, महिंद्रा ग्रुप एंड बिग बास्केट। इन ऐसे बड़े कॉरपोरेट घरानों से पूछा गया कि क्या होना चाहिए। जाहिर है इन्होंने अपने अपने नजरिए से सारी बात रखी, और अंततः आपने देखा कि कोविड के दौरान बिना संसद में बहस किए 3 कृषि कानून आ गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण, क्योंकि 3 कानूनों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण, अशोक दलवी जी की जो कमेटी सरकार द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, और एक और इत्तेफाक देखिए, इस टास्क फोर्स को भी के भी चेयरमैन अशोक दलवी जी को बनाया सरकार ने। नीति आयोग की जो शरद मराठे जी की टास्क फोर्स है, तो अशोक दलवी जी दोनों ही टास्क फोर्स के
तो ये दोनों टास्क फोर्स की अध्यक्षता अशोक दलवी जी कर रहे थे। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार का ये एक ऐसा कानून कि कोई बिचौलिया किसान से कम कीमत पे खरीद कर और इतना जमाखोरी के माध्यम से और ग्राहक को ज्यादा कीमत पे बेचने का काम ना करे, ताकि किसान को भी और ग्राहक को भी दोनों को चोट मारकर खुद का मुनाफा ना कमाए। इसीलिए जमाखोरी का एक कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और आपको याद होगा 3 कृषि कानून में से एक ये भी था कि इसमें बदलाव। अशोक दलवी जी की 2 कमेटियां हैं। एक कमेटी जो दूसरी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, उसमें एक सुझाव ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया जाए। बीच का जो एंटिटी है वो, मगर वो तब दिया जाए जब वो एमएसपी पे परचेज करे। एमएसपी पे अगर खरीदती है तो बीच में वो रख सकती है, बीच की एंटिटी। मगर टास्क फोर्स के आगे अदानी समूह ने कहा, और अदानी समूह जैसे बाकी जो मैंने आपको नाम लिए, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, बीच की एंटिटी को इजाजत दी जाए जमाखोरी करने की, असीमित और अनियंत्रित इजाजत दी जाए, और एमएसपी पे खरीद करने की कोई कंडीशन ना हो। और यही मान लिया गया। कानून जब आया तो उसमें जो अशोक दलवी जी की भारत सरकार द्वारा जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उसकी सिफारिश को ना मानकर ये थी जिसमें इनकी जो टास्क फोर्स थी, शरद मराठे जी की टास्क फोर्स, उसकी कंडीशन मान ली गई कि कोई एमएसपी पे खरीदने की अनिवार्यता नहीं है। ये दलवी जी की जो टास्क फोर्स है इंटर मिनिस्ट्रियल, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में। अभी तक ये जो नीति आयोग द्वारा जो ये इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन किस समूह ने क्या कहा, महिंद्रा ग्रुप ने क्या कहा उसमें सुझाव, अदानी समूह ने क्या कहा, पतंजलि समूह ने क्या कहा, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। तो आज ये साबित हो गया है, जैसे मैंने कहा, इस रिपोर्ट के आने के बाद, कि ये तीनों कृषि कानून किसान को लाभ देने के लिए नहीं, धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए बनाए गए थे। किसान ये कहता रहा, हम लोग ये कहते रहे, आज ये साबित हो गया है। केंद्र सरकार को अपने ड्राफ्ट, इस बिल के द्वारा अपने ड्राफ्ट पे इतना भरोसा था कि कोविड के दौरान बिना चर्चा करे संसद में उन्होंने ये ऑर्डिनेंस ये लेके आ गए, कोरोना काल में, जबकि किसान संगठन की कोई ये मांग नहीं थी। पूरे देश में कोई किसान मांग नहीं कर रहा था। तभी किसानों को शक हो गया था, हमारा देश का किसान भोला जरूर है लेकिन समझदार भी है। ये जय जवान जय किसान का देश था और है और रहेगा। लेकिन भाजपा ना जवान की है ना किसान की है, भाजपा केवल धनवान की है। यह भी साबित हो गया है। और सरकार ये कहती थी कि किसानों को हम इनके लाभ समझाने में सफल नहीं हो पा रहे 3 कानूनों के, लेकिन सच्चाई ये निकली कि किसान ये समझ गया कि इन बिलों के पीछे हकीकत क्या है। ये बड़े उद्योगपति धनाढ्यों को फायदा पहुंचाने के लिए और किसान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लाए गए हैं। किसानों को इन 3 बिलों के फायदे ना समझा पा रही भाजपा, बार बार कह रही थी हम नहीं समझा पा रहे। प्रधानमंत्री जी सबको फील्ड में भेजने की कह रहे थे समझाओ, लेकिन हकीकत यह है कि किसान ये समझ गए कि इन 3 कानूनों के आने से कितना भयंकर नुकसान किसान का होगा। इस बात की तकलीफ बीजेपी को है। ये नहीं कि वो इनके 3 के फायदे नहीं समझा पाई, ये कि किसान समझ गया कि कितना भयंकर नुकसान किसान को होगा। और इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से, प्रेस रिलीज में बाकी डिटेल हैं,
कि जब दलवई हमारी 4 मांगे हैं, जब दलवई कमेटी की 3000 पेज की रिपोर्ट मौजूद थी तो नियमों को दरकिनार कर भाजपा ने गैर विशेषज्ञ एनआरआई उद्योगपति की बात क्यों सुनी? हाई लेवल टास्क फोर्स क्यों गठित किया गया नीति आयोग द्वारा? क्या वो किसानों के अधिकारों को कुचलने के लिए बनाई गई थी ताकि चुनिंदा धनाढ्यों को मुनाफा कमा सकें? पहला प्रश्न। दूसरा, आखिर भाजपा सरकार को चुनिंदा पूंजीपतियों का फायदा कराना क्या इतना जरूरी है जिसके चलते उन्होंने देश की पूरी खाद्य व्यवस्था और कृषि सेक्टर को तार तार करने की साजिश रची? हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न, देश का जो अन्नदाता 140 करोड़ भारत नागरिकों का पेट भरता है, उसके साथ ऐसा ये सरकार ऐसा शत्रुपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? हमारा तीसरा प्रश्न। और हमारा अंतिम प्रश्न है, किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी तो दिया नहीं, शहीद 750 किसानों को ना मुआवजा, ना शहीद का दर्जा, ना उनके परिवारों में सरकारी नौकरी देने का काम हुआ, और ना ही संसद में 2 मिनट का मौन धरा गया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ केस दर्ज भी वापस नहीं हुए। अब जो आंदोलन खत्म कराते वक्त सरकार ने जो मांगे मानी थी, एमएसपी कमेटी का गठन करना, समय निर्धारित तरीके से एमएसपी को लीगल गारंटी देने का को क्रियान्वित करना, और ये केस मुकदमे वापस लेना, इन सभी समझौते के जो फैसले हुए थे, इनको पूरा करने की टाइमलाइन कब तक है? ये हमारा चौथा अंतिम प्रश्न। ये 4 प्रश्न आज हम सवाल सरकार से पूछते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम लेते हैं। हाँ, देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम ये जो आज की जो ये विषय है, इसमें या तो जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जैसे अशोक दलवई कमेटी की रिपोर्ट, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट, या जो इस रिपोर्ट में आया है, जो 2 भाग की रिपोर्ट, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की मैंने रिपोर्ट किया, इसके भी आधार पे, मगर इसमें इसके साथ साथ ये कुछ जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स भी इन्होंने इस रिपोर्ट में सार्वजनिक किए हैं। जैसे कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी अक्टूबर 17 में, शरद मराठे जी ने जो चिट्ठी लिखी वाइस चेयरमैन नीति आयोग राजीव कुमार को, अपना ये विजन किस तरीके से किया जाए, हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र को कैसे बदल दिया जाए, ये जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी सार्वजनिक है, उन्होंने सार्वजनिक करी है। तो इसमें से कई तथ्य उन्होंने सार्वजनिक किए। फिर उन्होंने नीति आयोग को मार्च 8 2018 में, जनवरी 2018 में, नहीं मंडे 8 तारीख जनवरी 2018 में उन्होंने ईमेल लिखी दोबारा से नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव जी को कि भाई मुझे ऑफिस दिया जाए, मुझे मेरे ट्रैवल एक्सपेंस कवर किए जाएं, मेरे को मतलब सारी एम्यूनिटीज़ दी जाए। उन्होंने 5-7 एम्यूनिटीज़ इसमें तो ये लिखी। ये ईमेल भी इस रिपोर्ट के अंदर सार्वजनिक। तो इन्होंने जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कई बातें जो भी इनके ऑथर हैं उन्होंने रखा है। तो ये एक हमारा एक सोर्स ये है, और दूसरा जो पब्लिक डोमेन में जानकारी।
देखिए, मैंने आपको बताया कि हम हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये जो रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। जांच हमारी मांग है और इस पे जांच होनी चाहिए। जो हमारी ये जो हमारे सवाल हैं, आपने 4 सवाल शायद पूछे नहीं, ये जो आपने हमारे 4 सवाल हमने किए कि जो सारी बात आई है इस पे इसका सारा सच देश के सामने आए, ये हमारी मांग है। इसकी एक एक बात की पुष्टि करना, इसकी सत्यता को स्वीकारना या इस पे कोई प्रश्न लगाना, ये सरकार का कार्य है। मगर एक इतना बड़ा खुलासा देश के सामने आया है, जो इतना बड़ा कोई खुलासा है, तो हम उस खुलासे के आधार पर सरकार से अपने सवाल पूछ रहे हैं। जी, साल भर से ऊपर हो गया ये कृषि कानून वापस हुए। प्रधानमंत्री ने कहा तपस्या में कमी रह गई थी, वो कह के उन्होंने वापस ले लिया। थोड़ा सा तेज बोलिए। प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया था, साल भर से ऊपर हो गया, और वादा भी किया था कि हम ये सारे केस वापस लेंगे और मुआवजा देंगे और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाएंगे। तो किसान लड़ भी रहे। अभी आपके हरियाणा में भी आंदोलन हुआ सूरजमुखी को लेकर के। सवाल ये है कि आपकी पार्टी कांग्रेस और इंडिया अलायंस एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के क्या सरकार के किसी अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे? उस पे आपकी क्या योजना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इसमें स्पष्ट स्टैंड है। उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा, कृषि संबंधित कमेटी द्वारा हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में की बात हो, या हमारे एआईसीसी सेशन रायपुर में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस रेजोल्यूशन में हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी कांग्रेस की कृषि संबंधित, उसमें ये जो रेजोल्यूशन दिया गया, उसमें स्पष्ट रूप से मैं आपको इस बारे में बताता हूं जो आपने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व्स दैट एमएसपी शुड बी अ लीगल enforceable rights of the farmer. Purchase of agriculture produce below MSP be made punishable offense. MSP should be calculated on the basis of C2 cost plus 50% profit as suggested by Swaminathan Commission and subsequently recommended in report of the groups of chief ministers headed by then CM of Haryana Shri Bhupender Singh Hooda in 2010. ये हमारा कांग्रेस का रेजोल्यूशन एआईसीसी में, एआईसीसी रेजोल्यूशन रायपुर में हमने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उदयपुर के अंदर हमने इसको अडॉप्ट किया। ये हमारा ऑफिशियल प्लान है। जहाँ तक इंडिया के अलायंस की बात है, वो अगर कोई जब जॉइंट की बात आएगी उस समय विचार विमर्श करके, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट है इस विषय पे। कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, देश के किसान के सामने अपना स्टैंड हमने रायपुर में रख दिया था। ये रेजोल्यूशन हमने किया है। इस इशू पे ही रखिए अभी। आनंद इस इशू पे ही नहीं, आनंद एक बार इस विषय पे ही रखिए। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इस विषय पे भी निकल आएगा प्रश्न कोई। देखिए, इसमें बार बार जो ये रिपोर्ट आई है और ये जो इसमें बार बार एक चीज कही गई है, जो कि जिस बात का शक देश के किसान को तभी था। देखिए, अब मैं एक पढ़ता हूं, एक दो लाइन आप समझिए। मराठे claimed yet radical new practical solution that the government should test and rapidly scale up, stitch together land lease from farmers, make big marketing company with government help and create companies for processing and farming. बेसिकली ये स्टिच टुगेदर है, ये जो आइडिया है 500,000 एकड़ किसान से, और किसान को अपनी जमीन पे एक शेयर होल्डर बना ले, जो जिसका वो ओनर है, 100% ओनर है, पुश्तैनी ओनर है, पीढ़ी दर पीढ़ी ओनर है। तो ये किसान को पहले ही शक हो गया था
कि ना सिर्फ ये धनाढ्य कुछ घरानों को कृषि व्यवस्था से लाभ देने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं, लेकिन अगली नजर उनकी जमीन पे भी है। आज ये साबित हो गई, अगर ये सरकार इस बात को डिनाई नहीं कर रही कि ये जो टास्क फोर्स बनी नीति आयोग में, सरकार बताए ये टास्क फोर्स बनी कि नहीं बनी, और अगर बनी तो इस टास्क फोर्स के आधार पर सरकार ने ये जो उद्योगपति घराने थे इनसे सुझाव लिए, किसी कृषि विशेषज्ञ को इस टास्क फोर्स में बिठाया नहीं, किसी किसान को इस टास्क फोर्स में बिठाया नहीं, उनसे सुझाव लेकर और 3 कानून ऐसे बना दिए, देश की कृषि व्यवस्था को कुछ लोगों के हाथ में सौंपने की तैयारी की गई। तो ये मैं समझता हूं किसानों के जो सारे शक थे वो आज साबित हो गए। जैसे मैंने कहा, ये जय जवान जय किसान का देश, जय जवान जय किसान का देश रहेगा, लेकिन भाजपा ने साबित कर दिया कि भाजपा ना किसान की ना जवान की, भाजपा केवल धनवान की। दीपेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की और जवानों की नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची जारी की गई है, आपको मौका मिला है, नौजवानों को मौका मिला है, आप कितना संतुष्ट हैं जिस तरीके से युवाओं को मौका इस पूरी सूची में मिला है? हम स्वागत करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो आई है। मैं समझता हूं कि उसमें हर प्रकार का संतुलन दिखाई दे रहा है। कई तरह के ट्वीट भी आए हैं जिसमें बोला जा रहा है कि जो चिंतन शिविर में रखा गया था और उसके बाद जो महाअधिवेशन में फॉर्मूला तय किया गया था उसका पालन जो है इस कमेटी में नहीं किया गया है। मैंने जैसे कहा, मैंने हाँ इकट्ठे, और इसमें इस इशू पे और भी कोई क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग, एक बार सारे सुन लेते हैं, सारे सुन लेते हैं, जवाब फिर मैं दे दूंगा। ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से कहीं ना कहीं एक परहेज है और दिक्कत है, इसीलिए उनको जगह नहीं मिली है। अच्छा, और कोई प्रश्न? इसी से विषय से था। दीपेंद्र जी, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे उस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में शरद मराठे को आयुष मंत्रालय की टास्क फोर्स में भी अध्यक्ष बनाया गया था। उनके एक मित्र हैं संजय मरीवाल, हाँ, हाँ। उन्हें भी, जो न्यूट्री और खाद्य व्यवसायी हैं, हाँ। उन्हें भी केंद्र सरकार की एक टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, और वो उनके मित्र ही नहीं है। जिनका नाम लिया आपने संजय मरीवाल, वो उनके पार्टनर भी हैं। ये इसी जो आपने जो पत्रकार है उसने कहीं लिखा है कि शायद उनका आपस का कोई जो है कहते हैं जो है उनका कुछ ना कुछ लिंक भी है ना। उन्होंने मराठे जी ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई संजय मरीवाल जी के साथ, तो नॉन प्रॉफिट कंपनी उनकी साथ में बनी हुई है। तो अब ये सारे जांच के विषय हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या ये देश की मतलब जो है कि कृषि, क्योंकि ये आयुष मंत्रालय में भी उनकी जानकारी हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 1960 से यूएस के अंदर है, बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में। क्या उन सब की बात पे नीति आयोग कमेटियां बना रही है? क्यों बनाई गई, किसके इशारे में बनाई गई, ये सारे जांच के विषय। और आयुष मंत्रालय तो यानी कि या आयुष में जो आपने उन्हें कमेटी बनाई, उनका आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या यूएस के अंदर क्या शोध रही, ये भी एक जांच का विषय है कि यूएस के अंदर वो भारतीय कृषि व्यवस्था बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में इतने वर्ष से भारतीय कृषि व्यवस्था पे शोध कर रहे थे कि भारतीय आयुर्वेद पे शोध कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान में उनसे ज़्यादा कोई विशेषज्ञ नहीं मिला? ये सारे जांच के विषय हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब दे। हाँ देंगे ना, मगर वो और भी प्रश्न थे, एक साथ देंगे वो, आखिर में लास्ट देंगे वो। CWC पे नहीं अलग से पूछना है। Selectively quoting Udaipur declaration. Udaipur declaration we are quoting about farmers, but he also Udaipur declaration said under 50. Udaipur declaration as well as plenary session said that you should give representation. Out of the 38 members, I accept that you have put special invitees, made a omnibus and everything else, but the 38 members that are there, the core members, there are only 3 below 50. I asked this question to
No, no, you look at. ना, नहीं आप जो है आपने कहा नो मेरिट एट ऑल। सुनील प्रभु जी, हम आपको जो है हम भी 10-15 साल से जानते हैं। अब हमारा नाम आ गया, आप कह रहे हैं नो मेरिट एट ऑल। इतना तो इतनी तो आप इतना तो आलोचना में आप आलोचना में इतना तो आलोचना में आप शिष्टाचार निभाएंगे, हमें उम्मीद है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन मैं मानता हूं हर प्रकार के संतुलन को देखते हुए और समझते हुए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने किया है। इसका बहुत अच्छा संदेश देश में गया है। हम कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का के गठन में हर प्रकार के संतुलन को बनाने का उन्होंने काम किया है। सुबह किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सनी देओल का जो बंगला था आज 26 करोड़ में ऑक्शन होना था और बैंक ने कहा कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये एक बार जानकारी लेने के बाद, विजय लक्ष्मी जी, जानकारी लेने के बाद आपको अलग से इसका जवाब दे देंगे। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। पर आपको लगता है वही जो आप कहते हैं धनाढ्य लोग या ये सब इसी वजह से टेक्निकल रीजन की वजह से ऑक्शनिंग रुक गई? आपकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन हमें जानकारी नहीं। हम इतना ज्यादा सनी देओल हम नहीं, वो उनसे हम बात करेंगे। तो कांग्रेस जो है आचार्य जी से हम बात करेंगे। हाँ, आपका क्या आई फ्लू हो गया क्या प्रदीप? नहीं, हरियाणा आपका में आई फ्लू हो गया क्या? नहीं ठीक है, नहीं आई फ्लू लग रहा हूँ। ठीक है लगा रखा है। ये इनको माइक जो दिया है उस माइक को बाकी आप यूज मत करें। इनको आई फ्लू हो गया लगता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये है दीपेंद्र जी, आपके राज्य में एलविस यादव का बहुत अभिनंदन हो रहा है। मुख्यमंत्री जगह जगह उनका अभिनंदन कर रहे हैं और जो उन्होंने बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे जीत हासिल की, उसके बाद बड़ी चर्चाएं हैं आपके राज्य में। तो अच्छी बात है। तो आप खबर बता रहे हो, प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे। नहीं, आप भी अभिनंदन करेंगे थैंक क्या यू, थैंक अपने यू। मंच पर? थैंक यू वेरी मच।